अभी 9th क्लास। वेलकम है भाई एक बार फिर से सभी का। तो हमने पिछली क्लास में शुरू कर दिया था चैप्टर मोशन, गति। तो गति के बारे में तो हम जानते हैं गति क्या होती है, लेकिन उसको समझने के लिए हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिया था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। फिर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में काउंट किया था। स्केलर क्वांटिटी है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, और वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगी। ठीक है, तो ये सारा कर लिया था हमने, उस चीज को फिर से रिपीट करेंगे नहीं। तो उसमें आगे देखते हैं अभी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड by an object cannot be zero। क्यों नहीं हो सकता भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें दूरी तय की है। जैसे मान लो मैंने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुंच गया मैं, तो मैंने कुछ ना कुछ दूरी तय की है चलने में। तो ये है डिस्टेंस है, दूरी है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ना, क्योंकि अगर एक बॉडी की पोजीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज होगी तो क्या है, उसने दूरी तय की है, तो ये जीरो कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। दूसरी बात, बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। लेकिन क्या बताया अभी यहाँ पर कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है वो देखिए। कोई भी बॉडी है या कोई भी पर्सन है, उसने यहाँ से चलना शुरू किया है, ये है पॉइंट ए। यहाँ से चलना शुरू किया और वो घूम फिर के और पूरा का पूरा वापिस यहीं पर आ गया, इसी पोजीशन पर वापिस आ गया। किस डायरेक्शन में चला है भाई? ये डायरेक्शन। तो पहले तो बात करें भाई हम इसकी डिस्टेंस की। तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं भाई हम, ये टोटल डिस्टेंस है, ये है 10 किलोमीटर। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि कोई भी व्यक्ति ए पॉइंट से चला था और वापस कहाँ पर आ गया भाई? पॉइंट ए पर ही वापस आ गया, तो उसने कितनी दूरी तय की है? तो दूरी तय की है तो कितनी दूरी आ जाएगी भाई? 10 किलोमीटर आ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें फाइनल डिस्प्लेसमेंट की, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि फाइनल से पहले यहाँ पर पहुंचेगा तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर पहुंचेगा तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर पहुंचेगा तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था अभी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो चीज क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो देखो, आदमी ने यहाँ से चलना शुरू किया था और फाइनली कहाँ आकर रुक गया? यहीं पर आके रुक गया। जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पर एंड कर दिया, तो इनिशियल पॉइंट भी यही हो गया, फाइनल पॉइंट भी यही हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है अभी? जीरो हो सकता है। तो पहले जहां से उसने चलना शुरू किया था और जहां पर उसने चलना बंद किया है, उस स्थान के बीच की दूरी कितनी है? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है भाई? जीरो हो सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो सकती। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे हम, दूरी आएगी, तो अगर हमने दूरी तय की है तो वो दूरी मापी जा सकती है। उस दूरी को हम मापेंगे, ये नहीं बोल सकते कि हमने जीरो डिस्टेंस ट्रेवल की है। अगर ट्रेवल की बात करेंगे तो हमने कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो ये जीरो नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, किसी भी केस में नहीं हो सकती। बट जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, मान लो हम अपने घर से मार्केट गए, मार्केट में इधर उधर घूमे, इधर उधर घूम के वापिस घर पे आ गए, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो क्या है? जीरो रहेगा, क्योंकि जहां से गए थे वहीं पर वापस आ गए। लेकिन ट्रेवल डिस्टेंस है वो तो, उसका तो कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी ना। हम 5 किलोमीटर घूम के आए, 10 किलोमीटर घूम के आए या 50 किलोमीटर घूम के आए, जो भी घूम के आए वो क्या रहेगी? हमारी डिस्टेंस ट्रेवल। और जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया? हमारा जीरो हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स अलोंग ए जिगजैग पाथ, जिगजैग पाथ के बारे में तुम्हें पता है कि कोई भी बॉडी
जिगजैग पाथ से ट्रेवल कर रही है, वो जिगजैग पाथ से ट्रेवल करेगी तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? जैसे मान लो किसी बॉडी ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये जिगजैग पाथ हो गया और फाइनली वो यहाँ आकर रुक गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा भी इनिशियल पॉइंट, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी, तो इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या कहलाएगी अभी? फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर जिगजैग पाथ में मूव करेगा तो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी भी यहाँ पर कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या क्या अंतर है। डिस्टेंस तो क्या हो गया? दूरी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है था? विस्थापन। तो दूरी तो वो होगी जो हमने या कोई भी बॉडी ने जितनी भी दूरी तय की है या जितनी दूर वो चल के गए, मीटर में, किलोमीटर में या जो भी, वो रहेगी। वो चीज जहां से चली थी वो उससे कितनी दूर जाकर विस्थापित होगी, तो उसमें कितना रास्ता घूम के गया है, ये सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भैया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन मोशन दो टाइप का रहेगा भी, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। दो टाइप की मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। If it travels equal distance in equal time, equal distance in equal intervals of time, it is called uniform motion. Uniform motion, it is if any body travels equal distance in equal intervals of time, that motion is called uniform motion. ठीक है, no matter how small these time intervals may be, no matter how small these intervals may be। तो अब देखो कि कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये मैटर नहीं रहेगा भाई कितना छोटा समय है या कितना इंटरवल टाइम का ले रहे हैं हम। तो अगर हम बात करें एग्जांपल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, एक कार मूव्स 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 का मतलब क्या होता है भाई? आगे बढ़ रही है। एक कार मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट स्पीड क्या है भाई? 10 किलोमीटर पर आवर। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है भाई? जो चीज बदलती नहीं है, बदलती नहीं है। इसका मतलब है भाई, इसका एग्जांपल को समझते हैं कि पहला घंटा, फर्स्ट आवर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कांस्टेंट स्पीड से कोई भी कार है वो आगे बढ़ रही है। तो क्या बोल सकते हैं हम, किस कार है उसने एक घंटा, एक घंटे में कितनी दूरी की है? शुरू वाले घंटे में 10 किलोमीटर।
दूसरे घंटे में कितनी दूरी तय की है भाई? 10 किलोमीटर। तीसरे घंटे में कितनी दूरी की है? 10 किलोमीटर। कहने का मतलब कि हर एक घंटे में वो कार कितनी चल रही है? 10 किलोमीटर। ना 10 किलोमीटर से ज्यादा और ना 10 किलोमीटर से कम, पूरा का पूरा 10 किलोमीटर चल रही है। अब दूसरी लाइन देखी थी हमने, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी। जैसे मान के चले भी कोई भी कार 10 सेकंड में 1 मीटर, 10 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय कर रही है, दूसरे 10 सेकंड में भी 1 मीटर की दूरी तय करेगी, तीसरे 10 सेकंड में भी 1 मीटर की दूरी तय करेगी। तो क्या बोल सकते हैं हम कि ये मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म मोशन, कि उसमें कोई भी किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आ रहा। ये अगर हम एग्जाम्पल लें तो इस एग्जाम्पल में कार है वो हर एक 10 किलोमीटर कितनी देर में तय कर रही है? अभी 1 घंटे में तय कर रही है। तो इसलिए इस मोशन को क्या कहते हैं भाई? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा भी यहाँ पर। इसमें इस चीज का कोई रोल नहीं रहेगा कि कितना छोटा टाइम वो ले रहे हैं या कितना छोटा टाइम स्केल ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भैया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? इससे थोड़ा अपोजिट है, इससे थोड़ा अपोजिट रहेगा। अपोजिट क्या है, किस केस में है, वो देखते हैं किस तरीके से इसकी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम अलग अलग उसमें बांट सकते हैं। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स, अगर ये है दूरी तय कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, किसमें भी अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे देखते हैं कोई भी कार है, उसने चलना शुरू किया, शुरू वाले घंटे में तो उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, दूसरे घंटे में उसने दूरी तय की अभी 5 किलोमीटर की, तीसरे घंटे में उसने दूरी तय की है 15 किलोमीटर की, चौथे घंटे में उसने दूरी तय की है 3 किलोमीटर की। तो क्या हो गया? इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम, टाइम कितना था? 1 घंटा। 1 घंटे में कितनी चली है? 10 किलोमीटर। दूसरा टाइम कितना है? 1 घंटा। 1 घंटे में कितनी चली है? 5 किलोमीटर। फिर से टाइम है 1 घंटा, कितनी चली है? 15 किलोमीटर। फिर से टाइम कितना है? 1 घंटा, कितनी चली है? 3 किलोमीटर। ये हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा, इसको समझने के लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिख लेते हैं भाई। अगर बात करें हम यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन क्या था भाई? शुरू वाले घंटे में कितनी दूरी तय की है गाड़ी ने? 10 किलोमीटर। दूसरे घंटे में फिर से कितनी दूरी तय की है? 10 किलोमीटर। तीसरे घंटे में फिर से कितनी दूरी तय की है? 10 किलोमीटर। और चौथे घंटे में फिर से कितनी दूरी तय की है? 10 किलोमीटर। तो दोनों में क्या चीज सेम है? टाइम इंटरवल तो सेम है, टाइम इंटरवल तो क्या है? सेम, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है? डिफरेंट है। तो इनमें ये मेन डिफरेंस हो जाएगा भाई कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस तय कर रही है तो वो है यूनिफॉर्म मोशन, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कोई भी बॉडी, तो वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ गए कि एक बार तो बहुत तेजी से चले, फिर स्पीड डाउन कर दी, फिर तेजी से चले, फिर स्पीड डाउन कर दी, फिर बहुत तेज चले, फिर चले ही नहीं। तो ये चीज क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और कोई भी चीज एक
गति से चलना शुरू किया था और वो एक ही गति से चलती रही, जहां तक रुकी नहीं, वो क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अंतर पता लग गया क्या है? एक में इक्वल डिस्टेंस से तय कर रही है और दूसरे में अनइक्वल डिस्टेंस तय कर रही है। टाइम है क्या है, दोनों में सेम रहेगा। इंटरवल के बीच का टाइम है वो सेम रहेगा। इसमें भी 1 घंटा चल रहेगा, इसमें भी, इसमें भी 1 घंटा चल रही है, इसमें भी 1 घंटा। तो सभी में 1-1 घंटा ट्रेवल कर रही है और 1-1 घंटे में उनका जो डिस्टेंस है बहुत अलग अलग ट्रेवल है, उसके हिसाब से मोशन और नॉन मोशन दोनों टाइप की मोशन आ जाती है। उसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं भी, इसको एग्जांपल्स से समझते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या है कि मैं तुम्हें बोलूं कि मैं इस पेन को ऊपर की ओर उछालता हूँ, मार्कर को ऊपर की ओर उछालूंगा और ये मार्कर नीचे गिरेगा, तो ऊपर जाने की जो गति थी और नीचे आने की जो गति है वो यूनिफॉर्म मोशन रहेगी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? सोचो भाई, तब तक मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ। अगर कोई भी मार्कर या कोई भी फ्रीली मूविंग बॉडी का मतलब कि मार्कर को अगर मैं यहाँ से छोड़ दूंगा तो मार्कर क्या रहेगा भी? फ्रीली मूव करेगा, फ्रीली गिरेगा, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। तो फ्रीली अगर गिर रही है कोई भी बॉडी तो उस पे यूनिफॉर्म मोशन रहेगी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगी? दूसरी बात, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से पकड़ कर और इस तरीके से लेकर आऊं तो उसकी यूनिफॉर्म मोशन रहेगी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगी? तो एग्जांपल देखते हैं अभी। फ्रीली मूविंग बॉडी, फ्रीली मूविंग बॉडी कौन सी होगी थी? जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता या कोई भी बाह्य बल काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगी? फ्रीली मूविंग बॉडी होगी। तो इसमें यूनिफॉर्म मोशन होगी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो इसमें होगी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किस तरीके से होगी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन? देखो, जब मैं इस पे मार्कर को यहाँ से गिराना शुरू करूंगा, तो यहाँ से गिराना शुरू करूंगा तो इसकी जो गिरने की स्पीड क्या होगी? मान के चलो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जैसे ये थोड़ा नीचे आएगा तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे जैसे धीरे नीचे आता जाएगा उसकी स्पीड क्या है? बढ़ती जाएगी। तो यहाँ 1 किलोमीटर थी, फिर थोड़ी दूर 2 किलोमीटर हो जाएगी, फिर 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे इसकी स्पीड है क्या है? बढ़ती जाएगी। और जैसे ही ये नीचे गिरेगा या नीचे गिरने वाला होगा तब इसकी क्या होगी? मैक्सिमम स्पीड होगी। ठीक है, तो ये किस चीज का एग्जांपल है भी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फ्रीली मूविंग बॉडी से अगर समझ में नहीं आया है तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं भी ट्रेन का। कोई भी ट्रेन है, स्टेशन से चलती है, स्टेशन से चलेगी तो उसकी जब स्टेशन पर खड़ी खड़ी हुई है तो उसकी स्पीड क्या रहेगी भी? 0 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर जैसे चलना शुरू करेगी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती है? फिर बढ़ती जाती है। ये भी किस प्रकार की मोशन है भी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या रहेगी कि जो जैसे हमारे सैटेलाइट है, सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है, वो एक ही गति में चक्कर काट रही है। चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो किस प्रकार की मोशन है भाई? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन एक ट्रेन है, स्टेशन पर रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और फ्रीली मूविंग बॉडी है, अगर मार्कर को ऊपर की ओर उछालेंगे हम, ऊपर की ओर उछालेंगे तो जहां से मैंने मार्कर को ऊपर उछालना शुरू किया, यहाँ से ऊपर उछालना शुरू किया, तो इसकी स्पीड कम रहेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर ऊपर जाके एक पॉइंट पर 0 हो जाएगी, 0 से फिर बढ़ती जाएगी और फिर मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मार्कर गिर भी गया है भाई तुम लोगों को समझाने के लिए, अब तो तुम्हारे समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। समझ में आ गया होगा, है ना? तो आगे चलते हैं, अभी आगे देखते हैं इनके ग्राफ्स के बारे में कि अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखना चाहें तो वो किस तरीके से बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म को अगर हम ग्राफ में दिखाना चाहें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे हम, तो उसके बारे में
बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, सो तो ग्राफ किससे दिखाएंगे भी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ में किस चीज को दर्शाएंगे भी, डिस्टेंस और टाइम को। डिस्टेंस और टाइम के साथ साथ किसी भी बॉडी की मूवमेंट किस तरीके से हो रही है तो उसको दर्शाएंगे हम टाइम डिस्टेंस ग्राफ से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। So the distance time graph for a body having non-uniform motion is called, yeah, is shown by a curved line. So non-uniform motion को अगर हम ग्राफ से दिखाएंगे तो वो कैसे दिखाई देगा भाई, एक कर्व लाइन, एक कर्व वाली लाइन दिखाई देगी। किस तरीके से दिखाई देगी थी, ये हमने ग्राफ बनाया, यहाँ से हमारी बॉडी है वो चलना शुरू करेगी। तो ये यहाँ पर लेते हैं हम टाइम, यहाँ पर लेंगे टाइम, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, दूरी। तो टाइम के हिसाब से और कितनी दूरी तय करता है, तो उसमें जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा वो कैसे दिखाई देगी, कर्व लाइन। ये हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ गया नहीं समझोगे, देखो जैसे ही कोई बॉडी चलना शुरू करेगी, जैसे ही कोई बॉडी चलना शुरू करेगी तो उसकी स्पीड रहेगी कम, उसकी स्पीड क्या रहेगी, कम। लेकिन जैसे जैसे चलती जाएगी टाइम के हिसाब से उसकी डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये क्या हो गया भाई, ये कर्व्ड लाइन होगी। और कौन से ग्राफ से इसको दर्शाते हैं अभी, इसको दर्शाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि एक हिस्से में इसमें क्या काउंट करते हैं टाइम, और एक हिस्से में क्या काउंट करते हैं डिस्टेंस। तो इसको अलग अलग पोजिशन पर इसकी डिस्टेंस है वो अलग अलग रहेगी। जैसे बात करें हम यहाँ की, कोई भी बॉडी की पोजिशन ये है, यहाँ पर टाइम हो गया एक घंटा, और किलोमीटर की अगर हम बात करें तो किलोमीटर हो गया यहाँ पर 1 किलोमीटर। दूसरी बात करें हम यहाँ की, दो घंटे यहाँ पर मिला है तो 3 किलोमीटर। तो अनइक्वल डिस्टेंस आ रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 1 घंटे में चली थी 1 किलोमीटर, 2 घंटे में चली है 3 किलोमीटर। तो अनइक्वल डिस्टेंस आ रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। 1 घंटे में 1 किलोमीटर चली है और 1 घंटे में अगले में 2 किलोमीटर चली है। तो ये क्या कहलाएगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अगर हम ग्राफ के माध्यम से पहचानना चाहते हैं तो वो कैसा ग्राफ रहेगा भाई, कर्व्ड लाइन से दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें और देखते हैं भाई, कर्व जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोला जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे इसको, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेटर, गाड़ियों में एक्सेलरेटर होता है, बाइक में एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर का काम क्या है, उसकी स्पीड को ज्यादा या कम करना। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। कि एक्सेलरेशन में है, बॉडी जो एक्सेलरेटेड है, कभी कम एक्सेलरेटेड है, कभी ज्यादा एक्सेलरेटेड है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया। तो इससे आगे देखते हैं भाई, इससे आगे बचता है हमारा जो इससे डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड स्पीड आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। तो इन टर्म्स को समझते हैं कि स्पीड है वो क्या है, मोशन है क्या है। मोशन के बारे में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, मोशन क्या है। तो इसमें देखते हैं भाई,
मोशन ऑफ द बॉडी कैन बी डिस्क्राइब बाय 3 टर्म्स। अगर मोशन को हमें मापना है, मोशन कैन बी डिस्क्राइब बाय 3 टर्म्स। मोशन को 3 टर्म से पहचान सकते हैं अभी हम। 3 टर्म्स कौन कौन से हैं? पहला है स्पीड, दूसरी है वेलोसिटी और तीसरा है एक्सीलरेशन। देखने में या हमने अगर इन तीनों चीजों के बारे में सुना है तो ये तीनों चीजें हमें सेम लग रही होंगी, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो किस तरीके से देखते हैं ये सेम है या डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इनके बारे में एक एक करके देखते जाएंगे भी हम, किस तरीके से कौन सी चीज को काउंट किया जाता है या कौन सी चीज को मापा जा सकता है या कौन सी चीज को किस चीज से माप सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भी हम स्पीड। स्पीड को क्या बोलते हैं हम? गति। स्पीड को तो जानते होंगे, बाइक है कितनी स्पीड से चल रही है, गाड़ी है कितनी स्पीड से चल रही है। तो स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड की सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। स्पीड की डेफिनेशन क्या है जो मैंने अभी बताई है? स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट जो इसने दूरी तय की है, वो दूरी कब दूरी तय की है अभी? पर यूनिट टाइम। कि पर यूनिट टाइम में कितनी दूरी तय की है वो क्या कहलाएगी भी? स्पीड कहलाएगी। ठीक है। स्पीड स्पीड के बारे में तो और देखते हैं। स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट द बॉडी इज मूविंग। तो स्पीड के बारे में दूसरी बात देख लेते हैं। स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ a body moving, how a body is slow or fast moving। कि कोई भी बॉडी कितना स्लोली मूव कर रही है और कितना फास्टली मूव कर रही है, तो उसके बारे में आइडिया कौन देता है भी? उसकी स्पीड देती है। स्पीड को मापते कैसे हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। कि कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है, तो उससे क्या चीज माप सकते हैं? उसकी दूरी माप सकते हैं। तो स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। कि कितनी दूरी तय की है उसने और कितना समय लिया है। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा भी? गति कहलाएगी। गति कहलाएगी। ठीक है। तो देखते हैं अभी स्पीड को लेते हैं अभी हम v में। स्पीड को दर्शाते हैं हम v से। स्पीड का सिंबल लेते हैं v से। डिस्टेंस को लेते हैं s से और टाइम को लेते हैं t से। तो क्या हो जाएगा भाई? v इज इक्वल टू s बाई टी। v इज इक्वल टू s बाई टी। अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि कोई बॉडी क्या था? कि कोई भी बॉडी 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसमें टाइम लेती है 4 घंटे। तो गाड़ी की गति क्या है? गाड़ी की स्पीड क्या है? तो इस फॉर्मूले में रखेंगे भी v इज इक्वल टू s कितना है भी हमारा? डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना है 4, कितना आ जाएगा भी 25। v इज इक्वल टू 25। अब दूसरी बात आ जाएगी भी कि इसको
स्पीड को मापने की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है? तो स्पीड को मापने की एसआई यूनिट क्या होती है अभी? मीटर पर सेकंड। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना है अभी, मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर इसकी बहुत स्मॉल यूनिट दी गई है या छोटी यूनिट्स में हमको मापना है तो क्या हो जाएगा अभी? सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसको अगर बड़ी, कोई भी बड़ी वैल्यू दी गई है या हाई यूनिट्स दी गई है तो उसको किस में माप सकते हैं? या बड़ी से बड़ी यूनिट किस में माप सकते हैं? किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो ऐसे यूनिट है वो क्या रहेगी भी? मीटर पर सेकंड रहेगी। तो v कितना, v कितना आ गया था हमारा? s कितना था? 100। टाइम कितना था? 4। तो क्या आ गया? 25 किलोमीटर में ले रहे हैं हम, तो कितना आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो इसके बाद बचता है अभी हमारा जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में करेंगे इतना ही। तो तब तक के लिए थैंक यू। भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।